हेलो गाइस एंड वेलकम टू टीचर टॉक टीवी। हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट एजेस के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 1 भी ज़रूर जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस किया है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको आगे हेल्प करेंगे मेरे सारे लेक्चर्स के पार्ट में। ठीक है। और मैंने उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें के बाद, जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि मैंने क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस किए उसमें, तो मैंने उसमें आपका एडी और बीसी के बारे में डिफरेंस, फिर बीसी एडी के बारे में डिफरेंस, ये सब चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है और ये किस टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मैंने उसमें आपको एक रफ में टाइमलाइन बताया है कि टाइमलाइन की कब क्या हुआ और कब से लेके कब तक क्या चीज़ हुई और हम क्या पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में उससे रिलेटेड। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कितने टाइप के एजेस थे। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे 4 एजेस के बारे में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक एजेस के बारे में। पर अगर अब देखा जाए तो आप इन चारों वर्डों में एक चीज़ कॉमन देखोगे जो कि है लिथिक वर्ड यूज़ किया जाता है। पैलियोलिथिक, लिथिक आता है, मेसोलिथिक लिथिक आता है, नियोलिथिक लिथिक आता है। ठीक है। तो ये लिथिक का मतलब क्या होता है, तो एक अगर आप जानो तो लिथिक एज मतलब स्टोन एज होता है। तो हम इसमें स्टोन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे पीरियड्स में स्टोन का कहीं ना कहीं यूज़ हुआ था। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कुछ। तो जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जो मैन है वो कब अपेयर हुआ था, तो वो 2 मिलियन ईयर्स अगो अपेयर हुआ था पैलेस्टीन एज में। ठीक है। फिर उसके बारे में बात करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ उनका। तो इवोल्यूशन हुआ इन द सेंस कि वो धीरे धीरे डिस्कवरी करते गए। उन्होंने एनिमल्स, शुरू छोटे एनिमल्स को हंट किया, फिर उन्होंने लकड़ी के टूल्स बनाए। फिर टूल्स को जब उनका फायर का डिस्कवरी उन्होंने किया तो उसके बाद उसे गर्म करके स्टोन को उन्होंने एलॉय बनाया और एलॉय की मदद से फिर वो और शार्पर टूल्स बनाने लगे। अब जो हम इन एजेस में पढ़ेंगे यही चीज़, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डिस्कवरी में एवोल्यूशन हुआ और मैन कैसे कैसे एवोल्यूशन करते गया, वो कैसे सेटलमेंट में आते गया, सेटलमेंट में ढलने लग गया, एडप्ट करने लग गया नेचर को और समझने लग गया और बेटर लाइफ जीने लग गया था। सो पहले वो क्या किया करते थे, पहले तो वो अगर आप सबसे स्टार्टिंग में जानो तो वो वुड बनाया करते थे, टूल्स, स्टोन्स जिसमें यूज़ करते थे, और जो सबसे कॉमन थिंग वो यूज़ करते थे इन टूल्स में वो था बोन्स। ठीक है। तो ये उनसे क्या करते थे, वो मीट काटने में काम आता था, फिर स्किन उससे उखाड़ने में उन्हें काम आता था, खोदने में काम आता था, ये सब में उन्हें ये काम आता था। ठीक है। और अगर हम बोले तो बहुत हद तक उन्हें स्मॉल स्केल हंटिंग में भी काम आता था। ठीक है। हालांकि उस टाइम एग्रीकल्चर उतना जल्दी नहीं हुआ था अगर आप स्टोन एज की बात करें, क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर के मेथड्स या उन्हें कुछ भी उसके बारे में पता नहीं था। तो एग्रीकल्चर नहीं था बिल्कुल उस टाइम, एग्रीकल्चर बाद में आया जिसकी भी हम बात बाद में करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। हम एक रफ में पहले जानते हैं इनका टाइम पीरियड के बारे में जानते हैं। ठीक है। पैलियोलिथिक एज है, उसके एविडेंस हमें मिलते हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो के बारे में। पर अगर हम एग्जैक्ट पीरियड की बात करें तो वो 5 लाख ईयर्स पहले शुरू हो गया था। ठीक है। वो 5 लाख ईयर्स पहले ही शुरू हो चुका था और वो चला ऑलमोस्ट 10,000 BC तक। 5 लाख से 10,000 BC तक में हम जो डिनोट करते हैं उसे पैलियोलिथिक एज डिनोट करते हैं। और अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि टाइम पीरियड है 5 लाख से 10,000 कैसे आ गया, वो तो आगे बढ़ना चाहिए था। जैसे अगर आज की बात करें तो 2019 के बाद 2020 आता है, 21 आता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम बीसी के बारे में बात करें, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको वो समझ में ना आए तो आप मेरी पहले वीडियो को जाके देखिए, इस लेक्चर सीरीज़ की पार्ट 1 को ज़रूर जाके देखें। तो वो आपको उसमें आप समझ में आ जाएगा कि बीसी एडी सब में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको आगे हेल्प करेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो उस टाइम टूल्स कैसे होते थे, तो जो टूल्स होते थे वो क्रूड स्टोन के बने हुए रहते थे। ठीक है। क्रूड स्टोन मतलब उस टाइम वो एलॉयज नहीं होते थे, नॉर्मल स्टोन्स होते थे जो कि पॉलिश भी नहीं होते थे। बाद में जाके पॉलिश होने लगे थे जिसके चलते वो और शार्पर होने लगे थे और उन्हें बनाना और आसान था। आई मीन कि कोई चीज़ से कनेक्ट करना, अगर वो कोई लकड़ी से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हैंडल में आराम से फिट हो जाता था। ठीक है। मेसोलिथिक के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं 10,000 BC से 8,000 BC तक। ठीक है। और अगर टूल्स की बात करें तो एक डेवलपमेंट हुआ था माइक्रोलिथ टूल्स इस समय पे। ठीक है। और क्या हुआ था कि मेन जो फोकस था यहाँ पे हैंडल का भी ये लोग यूज़ करने लग गए थे। ऑल्दो पैलियोलिथिक में हैंडल उतने यूज़ नहीं होते थे, पर
मेसोलिथिक में उन्होंने हैंडल बनाना शुरू कर दिया, और वो सॉज और सिकल्स मिले हैं हमें, जो कि मेन एविडेंस है मेसोलिथिक के, जिससे हमें पता चलता है कि हैंडल्स बनने लग गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। तो नियोलिथिक एज के एविडेंस हमें मिलते हैं 8000 बीसी से लेके 3500 बीसी में, और इसकी सबसे खासियत थी हमें इस टाइम पॉलिश स्टोन टूल्स के बारे में पता चलता है। तो अगर हम देखें तो हम एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि कैसे कैसे टाइम पीरियड के साथ कैसे डेवलपमेंट होते गया और ह्यूमन जो है और तरक्की करता गया। इसके बाद आता है चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज हमें उसके एविडेंस मिलते हैं 3500 बीसी से लेके 2500 बीसी तक, और उस टाइम जो मेजर थिंग हुआ था वो कॉपर का यूज़ होना शुरू हो गया था। तो कॉपर एक ऐसा चीज़ है जो इसके बाद हमने बहुत तरह की डिस्कवरी की, और हम एफिशिएंसी में अपने आप को ऊपर लेते चल गए, हमारा स्तर एज ह्यूमंस और बढ़ता चल गया। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें एज पर स्टोन डिफरेंट एजेस वेयर डिवाइडेड, ये आपको याद रखना कि स्टोन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट एजेस जो थे वो डिवाइडेड थे। जैसे हमने बात की थी क्रूड स्टोन, पॉलिश स्टोन्स, फिर माइक्रोलिथ टूल्स जो बने थे, फिर कॉपर आया था। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले एज के बारे में, जो कि सबसे स्टार्टिंग था पेलोलिथिक एज। तो मैंने आपको टाइम पीरियड इसको ऑलरेडी बता दिया है, 2 मिलियन ईयर्स अगो आया था वो, एग्जैक्टली 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक। अब हम स्टोन्स की बात करें, कैसे स्टोन्स थे उस टाइम। तो अगर मैं आपको बताऊं तो नॉट परफेक्ट इन शेप थे वो, नॉट परफेक्ट इन द शेप बिकॉज उस टाइम वैसा कुछ उनके पास था नहीं कि वो एक पर्टिकुलर शेप के टूल्स बना पाते। ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं था कि वो पर्टिकुलर टाइप के टूल्स बना पाते जो कि शेप एक निर्धारित शेप था, कोई निर्धारित शेप नहीं था उनका। जो उनका शेप था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, बिकॉज वो रैंडमली स्टोन्स यूज़ करते थे, क्योंकि उनके पास वैसा कोई टेक्नोलॉजी या टूल डेवलप नहीं था कि वो पूरे उसको पॉलिश कर सके, आई मीन उनको शार्प कर सके और एक आधार या एक शेप दे सके। सो नॉट परफेक्ट इन शेप। अब पीपल कैसे थे उस टाइम, जो आदमी थे या औरत थे, जो मनुष्य थे, वो कैसे थे। तो वो नोमैड्स थे। नोमैड्स इन द सेंस हमें पता चलता है एग्रीकल्चर उस टाइम थी नहीं, तो वो फूड के चलते एक जगह पे नहीं रहते थे, फूड के चलते वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे, इसलिए उन्हें नोमैड्स करके डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था उनका, तो मेन ऑक्यूपेशन था फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। सबसे ज़्यादा एविडेंस हमें इसी एज से इसके बारे में मिलते हैं। ठीक है, फूड गैदरिंग एंड हंटिंग में क्या होता था कि जो उस कम्युनिटी या उस लोग थे ग्रुप के, तो वो फूड गैदर करते थे, वो इकट्ठा करके लाते थे फूड, या और मतलब वहीं पे आता था फूड, एक जगह गैदर किया जाता था और तभी डिस्ट्रीब्यूट होता था, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर मैंने बताया अननोन था उस टाइम, एग्रीकल्चर की दूर दूर तक कोई बात ही नहीं थी, वो जानते नहीं थे एग्रीकल्चर क्या होता है या कैसे करना है एग्रीकल्चर। और फायर की बात करें तो इस टाइम तक फायर डिस्कवर हो चुका था, क्योंकि फायर जो था वो एक उसकी स्टोरी अलग है, मैं आपको वो कभी और बताऊंगी फायर एक्चुअल में कैसे डिस्कवर हुआ था। पर ये आप जान जाओ कि इस पीरियड में जो कि हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज में, तो फायर डिस्कवर हो चुका था। अब हम इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से थे। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट साइट से हमारे जिसका एविडेंस, जहाँ पे हमें ये सब एविडेंस मिलते हैं, ये टूल्स हमें जहाँ पे मिलते हैं, तो अगर इंडिया में उनकी बात करें क्या क्या एग्जांपल्स है, तो इंडिया में हमें पहला जो है वो मिलता है भीमबेटका। और भीमबेटका के बारे में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा आगे जाके। तो वो कहाँ पे है भीमबेटका, अगर आप करंटली देखो तो वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में जो आता है। ठीक है, फिर पल्लावरम करके एक जगह है वो चेन्नई में है। फिर आदमगढ़ करके जगह है वो होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में, वहाँ मिलता है। ऐसे करके और भी जगह, एक नर्मदा वैली के पास भी हथमोरा करके जगह, वहाँ भी हमें इसके एविडेंस मिले हैं। ठीक है, अब हम पैलियोलिथिक एज की बात कर रहे थे, तो पैलियोलिथिक एज को भी 3 एजेस में डिस्क्राइब किया गया, मतलब सब डिवाइडेड किया गया 3 एज में। तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी समय के साथ साथ डेवलपमेंट की गई। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो 5000 बीसी से लेके 50,000 बीसी तक हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो 50,000 बीसी से लेके 40,000 बीसी तक हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। और अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। सो लोअर पैलियोलिथिक में क्या था, किस टाइप के टूल्स थे। तो लोअर पैलियोलिथिक में अगर हम जाने तो डेवलपमेंट के मामले में आपको पता चल रहा होगा कि सबसे स्टार्टिंग फेज था। तो इस टाइम ऑलमोस्ट सीधी सी बात है, क्वाइट नॉर्मल सी बात है कि जो डेवलपमेंट का स्तर था, जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ही लो थी। ठीक है,
तो जनरली वो क्या करते थे, वो रैंडमली कोई भी टूल्स उठाते थे, आई मीन स्टोन्स उठाते थे और उसे अपना एज अ वेपन यूज़ करते थे या टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है। और उनसे वो टूल्स बनाने की कोशिश करते थे विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड वुड्स। सो अगर हैंडेक्स की बात करें तो वो एक कॉमन एग्जांपल है उस पीरियड के लिए, लोअर एज के लिए हम बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मिडिल पैलेलिथिक में, तो फ्लेक टूल्स होने लगे, वो यूज़ होने लगे थे, ठीक है। फ्लेक टूल्स एज कम्पेयर टू द पेबल्स एंड कोर टूल्स जो कि बड़े होते थे, उनसे मुकाबले वो छोटे होते थे और मोर एफिशिएंट होते थे, ठीक है। अब अपर पैलेलिथिक की बात करें तो अपर पैलेलिथिक में जैसे जैसे टाइम डेवलप किया वैसे वैसे और टेक्निक में डेवलपमेंट होने लगा, तो ब्लेड टूल्स यूज़ करने लग गए। तो ब्लेड टूल्स की खासियत क्या थी कि वो शार्प होते थे इनके कंपैरिजन में फ्लेक टूल्स और पेबल्स के, और वो आपको एफिशिएंसी के मामले में एक स्तर और ऊपर बढ़ाते थे, क्योंकि आप जो अब हो उनकी मदद से आराम से हंटिंग कर पाते थे, ऑल्दो नॉट एज सक्सेसफुल एज मेसोलिथिक और न्योलिथिक एज आई मस्ट से, बट फिर भी अपर पैलेलिथिक एज कम्पेयर टू लोअर पैलेलिथिक एंड मिडिल पैलेलिथिक डेवलपमेंट के मामले में अच्छा था, और ये टूल्स और एफिशिएंट थे उनकी कंपैरिजन में। तो चलिए अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट साइट के बारे में, ठीक है। अभी मैंने एक साइट आपको बताया था भीमबेटका, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं उसके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको बहुत बार होता है कि अगर आप एग्जाम्पल्स अपने आंसर अगर आप कोई चीज़ में यूज़ कर रहे हो और उसमें अगर आप एग्जाम्पल्स मेंशन करोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो भीमबेटका है कहाँ, तो भीमबेटका जो है वो भोपाल में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर साइट वाइज हम लोकेशन वाइज उसकी बात करें, ठीक है, तो वो हैबिटेशन साइट है, ठीक है। और वहाँ पे हमें क्या क्या एविडेंस मिलते हैं इस एज से रिगार्डिंग, वहाँ पे हमें केव्स एंड रॉक शेल्टर्स मिले। तो आपको लग रहा हो केव्स एंड रॉक शेल्टर्स के बारे में यहाँ तो बात ही नहीं है, और यहाँ पेंटिंग्स भी मिलेगी, तो आपको जरूर डाउट हो रहा होगा पेंटिंग्स। तो इसका अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम्पल है, तो वो मेसोलिथिक में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि किसने खोजा था इस साइट को, तो इस साइट की अगर बात करें तो खोजा था वीएस वांकेकर ने, और कब खोजा था 1957 में। सो जो ये पेंटिंग्स मिले तो उसमें क्या खासियत थी, इस समय जो पेंटिंग्स मिले उसमें एक खासियत थी, तो उसमें ये खासियत थी कि वो जो कलर्स थे वो नेचुरल कलर्स थे, कोई वो मेड कलर्स या आर्टिफिशियल कलर्स नहीं थे, वो नेचुरल कलर्स थे, ठीक है। और इसमें क्या क्या इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया गया था, एनिमल्स वे डिपिक्ट किए गए थे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट थे और वो क्या डिपिक्ट करते थे, बहुत तरह की बात थी जो एनिमल्स डिपिक्ट किया करते थे, उनका कैसे यूज़ होता था, वो उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, तो ये सब वो डिपिक्ट करते थे। फिर ऑस्ट्रिच की बात की जाए तो ऑस्ट्रिच को लेके बहुत सारे मतलब आते हैं हमारे पास बातें कि वो नहीं फाउंड हुआ इंडिया में, वो पक्षी यहाँ पे है ही नहीं, वो जानवर यहाँ पे है ही नहीं, पर उसके एविडेंस भी हमें यहाँ इंडिया में मिले थे। तो इंडिया में कैसे मिले थे, क्योंकि इंडिया में जो है हमें उसके शेल्स मिले थे, और वो महाराष्ट्र इंडिया में मिले थे। तो इससे हमें इसके एक और एग्जाम्पल के बारे में पता चलता है, ऑस्ट्रिच और उसके शेल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एज के बारे में जो कि है मेसोलिथिक एज, ठीक है। सो मेसोलिथिक एज को हम मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। तो मिडिल स्टोन एज में उसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 10,000 से लेके 8,000 बीसी तक, ठीक है। सो उसमें क्या था कि जो स्टोन्स थे वो स्मॉल थे साइज में, ठीक है। स्मॉल जो थे मतलब वो स्टोन्स जो थे वो स्मॉल थे साइज में, और वो काट के बनाए जाते थे। थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस थे, जैसे कि दो पत्थर की मदद से वो उसे घसते थे, पर वो उन्हें एक छोटा और वो काट के बनाते थे ताकि वो मोर एफिशिएंट हो एज कंपेयर टू पेलोलिथिक एज में जो हमें मिले हैं वेपन्स या टूल्स। और इस स्मॉल टूल्स को हम एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है माइक्रोलिथ्स। और अगर आज हम उसकी बात करें तो आज वो कहाँ यूज होते हैं माइक्रोलिथ्स, तो वो लेदर वर्क और बास्केटरी में यूज होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये बेसिकली जो ये माइक्रोलिथ के टूल्स होते थे वो जो छोटे होते थे साइज में, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक फिशिंग में यूज़ होते थे, ठीक है। फिश मारने में ये यूज़ होते थे ज़्यादातर। अब हम बात करें कि कौन कौन से साइट्स पे मिले, तो ये साइट्स पे मिले बेगौर जो कि राजस्थान में, लामगैंग जो कि गुजरात में, भीमबेटका जैसे मैंने आपको बताया था भोपाल मध्य प्रदेश में, यहाँ भी उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश में वो भी। तो भीमबेटका को आपको मैंने जो बताया भीमबेटका के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको डिफरेंट एजेस में मेसोलिथिक को चाहे वो पेलोलिथिक को दोनों जगह आपको यूज़ किया गया, क्योंकि दोनों जगह उसके रिलेटेड एविडेंसेस फाउंड हुए हैं,
ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा जो कि न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज जिसे बोला जाता है, तो उसका टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया, पर फिर बताता हूँ। 8000 से लेकर 3500 BC तक, ठीक है। तो उसमें स्टोन्स कैसे थे, वो पॉलिश्ड होते थे। जो सबसे बड़ा रीज़न पॉलिश था। पॉलिश के चलते वो उसे और एफिशिएंट और स्ट्रोंगर बनाता था, जो कि वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने में और हंटिंग में मदद करता था। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमें इस पीरियड के बारे में पता चलती है, वो क्या है कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमने पढ़ा कि मेसोलिथिक में भी उसके एविडेंसेस नहीं थे और पैलोलिथिक में भी उसके एविडेंसेस नहीं थे, पर जब न्योलिथिक आया तो हमें उसके एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो था वो स्टार्ट हो चुका था न्योलिथिक में। नॉट सरप्लस, मतलब सरप्लस नहीं था उतना। मतलब अगर हम बोले कि वो लार्ज नंबर पे उसका प्रोडक्शन होता था कोई पर्टिकुलर चीज़ का, तो वो नहीं था। वैसा कुछ नहीं था, वो प्राइमेटिव स्टेज पे था, प्राइमेटिव एग्रीकल्चर था उस टाइम। तो क्या क्या उगाए जाते थे नॉर्मली, वीट, बार्ली, रागी, यही सब उगाए जाते थे, पर प्राइमेटिव स्टेज में था स्टिल एग्रीकल्चर। अब इसके एविडेंस कहाँ मिले एग्रीकल्चर की, अगर मैं बात करूँ सिर्फ, तो उसके एविडेंस कहाँ मिले इस पीरियड से रिलेटेड, न्यूलिथिक से। उसके जो मेन जगह जो मिला है मेहरगढ़, आपने इसका नाम सुना भी होगा, और आगे जाके हम और बात करेंगे मेहरगढ़ के बारे में आने वाले वीडियोस में। मेहरगढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, और ये अभी करंटली जो है पाकिस्तान में है। ये एग्रीकल्चर साइट है जिसके हमें न्यूलिथिक एविडेंस इस एज से रिलेटेड हमें एविडेंसेस मिले हैं। और एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस समय में डेवलप में हुआ था, वो था इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। पॉटरी जो कि स्टोरेज के लिए बाद में यूज़ होने लग गया था, वो इस समय इन्वेंट हो चुका था। तो ये भी एक इस एज की या इस टाइम पीरियड की या इस फेज की बहुत ही एक अच्छी बात थी। सेटलमेंट की बात करें, अभी तक हमने बात की पैलियोलिथिक एज के बारे में, मेसोलिथिक के बारे में, पर हमने कहीं भी नहीं जाना कि सेटलमेंट बोल के कुछ भी था। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में एक बात आप जान सकते हो कि नोमैड्स थे, वो जगह से जगह घूमते थे, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो एक एरिया पे डिपेंडेंट थे, उसके एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे, वहाँ फूड कितना था उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंडेंट रहते थे, फिर वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चल जाते थे। तो नोमैड्स थे। पर अब जैसे जैसे वो एग्रीकल्चर के बारे में जानने लगे, ऑल्दो इट वॉज इन इट्स प्राइमेटिव स्टेज एग्रीकल्चर, बट स्टिल वो सेटलमेंट स्टार्ट हो चुका था। पर सेटलमेंट भी ऐसा नहीं था कि वो कहीं भी सेटल हो जाते थे, अगर वो जगह चुनते थे। जैसे कि दो तरह से, एक तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो, ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी कैसा है वहाँ पे, हंटिंग के लिए उनके पास कितने वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ा एक रीज़न था इरिगेशन। इरिगेशन ऑल्दो उन्हें उतना उसके बारे में पता नहीं था इरिगेशन से रिलेटेड, बट फिर भी वो प्रेफर करते थे कि वो नियर रिवर बैंक्स रहे, जिनसे उन्हें एबेंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर मिलता रहे, ठीक है। आपको जानना होगा कि सेटलमेंट भी स्टार्ट हो चुका था इस टाइम तक में। अब इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करें, तो इम्पोर्टेंट साइट्स क्या क्या थे, तो इम्पोर्टेंट साइट्स थे गुफकराल। अब गुफराल कहाँ है, गुफकराल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर बुरज़ाहम, बुरज़ाहम भी जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर चिरांद है जो कि बिहार में है। कुलदीवा है जो कि यूपी में है। पायम पाल करके एक जगह है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स है जो कि इंपॉर्टेंट साइट्स है न्यूलिथिक एज के या न्यू स्टोन एज के, ठीक है। और अगर आप बात जानो, न्यूलिथिक एज को हम एक और नाम से जानते थे, या न्यूलिथिक कल्चर को हम कल्चर एक बेटर वर्ड होगा यूज़ करना। न्यूलिथिक कल्चर को हम एक और नाम से जानते थे, कश्मीर कल्चर। अब कश्मीर कल्चर क्यों बोलते हैं, कि अगर आप मेजर एविडेंसेस फाउंड करो कि किस जगह पे मिले, तो वो सारे जम्मू एंड कश्मीर में। जितने भी मेजर साइट्स हैं वो सब जम्मू एंड कश्मीर में मिले, इसलिए हम उसे कश्मीर कल्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो मैंने साइट्स के बारे में बात की, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे साइट्स के रिगार्डिंग, और हमें वह क्या क्या चीज़ें ऐसे मिली या थिंग्स वहाँ पे मिले ऐसे। वहाँ पे हमें ड्वेलिंग पिट्स मिली हैं, ड्वेलिंग पिट्स। फिर वहाँ पे जो माइक्रोलिथ्स थे वो एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स था, वहाँ माइक्रोलिथ्स नहीं था। रेंज ऑफ सिरामिक्स था, स्टोन एंड बोर टूल्स मिले। तो ये सब इस फीचर्स है, ठीक है। Important sites of Neolithic culture, apart from sites at other places like Burzam, where domestic dogs were buried along with their master, ठीक है। तो ये भी एक था न्यूलिथिक कल्चर में, एक फॉलो किया जाता था कि
उस टाइम की मेंटालिटी हो गई थी ऐसे कि अगर कोई मास्टर मरता है और तो उसे उसके पालतू डॉग के साथ जो है दफन किया जाता था। ऑल्दो एक बात याद रखिएगा कि जो इस केस में क्या होता था कि अगर डोमेस्टिक एनिमल जो कि मतलब उन्होंने पाला है, जैसे कि जो डॉग्स थे उन्होंने पाला है, अगर वो जिंदा है तो वो जिंदा ही दफन कर दिया जाता था अपने मास्टर के साथ। ठीक है। और कौन से ऐसे चीज़ थे जो जिसका पहले हमने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, तो वो थे रागी और ग्राम। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। और मेहरगढ़ में जो हमें एविडेंसेस मिले एग्रीकल्चर के, वहाँ पे हमें मिले वीट के एविडेंसेस, कॉटन मिले। ठीक है। और वहाँ पे हमें धीरे धीरे आगे चल के इसी एज में मड ब्रिक हाउसेस के भी एविडेंसेस मिले हैं। सो ये एक ऐसा साइट है जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में पता चला है कि जैसे कहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑफ मड ब्रिक्स भी आ गया था और उसके हाउसेस भी बनने लगे थे मड ब्रिक्स के मदद से। तो मेहरगढ़ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और आपको उसको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट वन, कौन सा एज था, चालकोलिथिक या कॉपर एज। तो उसका टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया, पर रिपीट करता हूँ, 3500 बीसी से लेकर 2500 बीसी। अब सबसे बड़ी खासियत क्या है, चालकोलिथिक से आपको ये पता चल ही जाता हो कि इस टाइम पे जो है कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी। सो ये फर्स्ट मेटल था। अगर हम प्रॉपर मेटल की बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर मेटल था जो कि यूज़ होने लग गया था। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था, पेंटेड पॉटरी यूज़ होने लग गई थी। सो अब क्या होने लगा था कि जो ये मेटल डिस्कवर हुआ था उसके चलते क्या हो रहा है, सिविलाइजेशन के और चांसेस बढ़ गए थे। सिविलाइजेशन के चांस बढ़ गए थे, इससे मेरा मतलब है कि अब जो है जंगल फॉरेस्ट फॉरेस्ट कट करना आसान हो गया था। तो जिसके वजह से क्या होता है, हमें एविडेंट वुड मिल पा रहा था। तो वो फायर के काम में, वो टूल्स बनाने के काम में, एग्रीकल्चर के लिए जो टूल्स बना रहे थे उसमें मदद कर रहे थे। तो इसके वजह से हम प्रोडक्शन भी अपना बढ़ा पा रहे थे, एग्रीकल्चर बढ़ा पा रहे थे, एरिया रहने के लिए बढ़ा पा रहे थे। सो ये सब बहुत हेल्पफुल था इस मेटल के मिलने से। फिर हम इस समय में देखें तो लो ग्रेड ब्रोंज जो था वो भी यूज़ होने लग गया था। ठीक है। अब हम बात करें तो एक सीडेंट्री लिविंग स्टार्टेड हो गया था। अगर हमने न्यूलिथिक में बात की, जो सेटलमेंट शुरू हुआ था, पर सेटलमेंट जो था वो सिर्फ नियर रिवर बैंक्स हुआ था, वो उस टाइम के लोग वहीं पे प्रेफर करते थे। बट इस समय क्या हुआ था कि अब जो लोग हैं वो सीडेंट्री लिविंग शुरू कर चुके थे, परमानेंट सेटलमेंट। और इसके परमानेंट सेटलमेंट के एग्जांपल्स हमें मिलते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ हट्स एंड हाउसेस मिलते हैं, जो कि मड ब्रिक्स की भी बनी हुई थी बाद एज द टाइम डेवलप्ड, टाइम के साथ साथ आते आते। तो इससे हमें ये पता चलता है इन बातों से कि कैसे विद द पीरियड ऑफ टाइम, आप अगर हर एज को कंपेयर करो, चाहे वो पेलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक या चारकोलिथिक हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे थिंग्स डेवलप हुई, कैसे डेवलपमेंट ने आदमी को इतना सक्षम बनाया कि वो अब एक जगह पे रह के अपने सारी तमन्नाओं को या मतलब अपने नीड्स को पूरा कर पा रहा था, कि जो कि बेसिकली थे फूड। फूड जो कि सबसे बेसिक रीजन था, फूड एंड शेल्टर, वो पूरा कर पा रहा था। सो अब हम अगर आज की बात करें तो डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि समय के साथ बढ़ती जा रही है। तो हम अगर ये चारों चीज़ों को देखें, ये चारों टाइम पीरियड्स, चारों एजेस को देखें, तो डिफरेंस तो बहुत हुआ है। हर एज के साथ, हर टाइम पीरियड के साथ आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिली है, जो कि हर एक एज को अपने आप में खास बनाती है। सो यही था जो हमें इसमें पढ़ना था, डिफरेंट एजेस के बारे में। अगर आपको लग रहा हो कि मैं डेप्थ में क्यों नहीं गया, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप क्वेश्चंस की बात करो तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, पर इन द सेंस कि आपको साइट्स के नाम याद रखने होंगे, आपको टाइम पीरियड नाम याद रखना होगा, टूल्स के बारे में याद रखने होंगे। पर अगर आपको नोट्स अगर इस पे आपको लिखने मिले या कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए मिले, तो मैंने आपको इतना इन्फो आराम से दे दिया है कि आप आराम से लिख पाओगे। एटलीस्ट 10 to 12 पेजेस तो आप आराम से लिख सकते हो। अगर आप नॉर्मल लिखोगे तो जितना मैंने आपको लेक्चर में बताया 10 to 12 पेजेस, अगर आप बेसिक्स भी जान रहे हो और अगर आप अच्छे से जान रहे हो तो आप और ज़्यादा लिख सकते हो और डिस्क्राइब कर सकते हो। सो अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके सिलेबस नहीं है, इस पार्ट से रिलेटेड नहीं है, इस वीडियो को ऑलरेडी मतलब मैंने जहाँ जहाँ तक आपको बताना था इस लेक्चर से रिलेटेड मैंने बता दिया। सो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है जो कि इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, वो ये है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे
कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स होंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप यूपीएससी एसएससी की वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। सो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो वो मेरा एक ही बस उसमें बोलना है कि वो नोट्स आपको तभी अवेलेबल होंगे तब मुझे लगेगा कि जब मेजॉरिटी है जिन्हें वो नोट्स चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल का यही हमेशा से मोटो रहा है कि एडुकेशन फ्री फॉर ऑल। ठीक है। सो अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम जाके पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया हो और हमें सपोर्ट करते रहे प्लीज़। सो गाइस, अगर क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज बताएं। और मेजॉरिटी में अगर आपको कभी डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होंगी तो आप मुझे बताओगे, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और अब मैंने सोचा है कि हम रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियो डालते रहेंगे, जिससे आप अपने डाउट्स भी बता पाओगे हमें रेगुलरली, और हम भी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे अब एज़ कम्पेयर टू पहले। ठीक है। सो यही था इस वीडियो में। ऑल यू नीड टू नो कि टीचर टॉक टीवी एंड योर टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। Although the situation is not very good in our world right now, but still Teacher Talk TV is always here with you. Anything related to your syllabus, anything else you want to know, any kind of queries not related to only ancient history, any type of topic, history, geography, civics, political science, anything you need to know, you can just comment down below. We'll surely get back to you. और अदरवाइज विल टेल यू कि उससे रिलेटेड वीडियोस आपको कब तक मिल जाएगी। ज़्यादा इंगेज होंगे तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे और अच्छे वीडियोस के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू मी so patiently. See you in my next video, and please do subscribe to our channel and don't forget to turn on the notification bells, so whenever we upload a video you get it. So thank you guys. See you in my next video.